बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम भाई और आज हम डायबिटीज़ के हवाले से एक और वीडियो लेकर आएंगे। हमारी दूसरी वीडियो होगी डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि और इसमें हमारी डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सी वीडियोस आएंगी और ये दूसरी वीडियो है क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें ये देखने में आ रहा है कि जो डायबिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एंडेमिक होती जा रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी जो प्रैक्टिस है ओपीडी वो ख़ासी बिज़ी है, लेकिन जर्नल प्रैक्टिस है, फैमिली फिजिशियन हूँ मैं, तो उसमें हमारे पास 150-200 पेशेंट आते हैं एक दिन में। तो उसमें तकरीबन हर रोज़ आप सोचें 1-2-3 पेशेंट ऐसे होते हैं जो हम नए डायग्नोज़ करते हैं डायबिटीज़ के, और वो आते किसी और कंप्लेंट से हैं, लेकिन उसमें जब शक पड़ता है कि कहीं ये इनको डायबिटीज़ ना हो तो मैं उनको फ्री जो है शुगर चेक कर लेता हूँ जिस पे भी मुझे शक पड़ता है। और अक्सर उनमें से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट भी होता है और उनके पास ग्लूकोमीटर भी होता है, और वो जब वो अपने घर में अपना अगर शुगर कभी चेक भी करते हैं तो खाली पेट करते हैं, और उस खाली पेट में यूजुअली उनका बहुत ज़्यादा मतलब शुगर नहीं होती, लेकिन उनके ख्याल में यही होता है कि भाई 200 से ज़्यादा होगी तो शुगर होगी। तो अगर 140, 150, 130 आती है उनकी खाली पेट तो उसको वो नॉर्मल समझते हैं और उनको शक भी पड़ता है। तो एक किस्म का जैसे डिनाइल होता है ना कि बंदे की ख्वाहिश यही होती है इंसान की कि भाई मुझे कोई बुरी बीमारी ना हो, कोई मुझे ब्लड प्रेशर, कोई शुगर या कोई दिल की बीमारी ना हो, तो मुझे ना ही हो। तो वो इस दिल उसका यही कहता रहता है, तो वो इसलिए अवॉइड करते रहते हैं। तो जब मेरे पास आते हैं, किसी की टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बेचैनी है, पैर जो हैं वो जल रहे हैं, ठीक है, सुन्न हो रहे हैं और पेशाब ज़्यादा आ रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, तो वीकनेस हो रही है या कोई दाने बनते जा रहे हैं, हिप्स में 3-4 दाने हैं, पिछले 3 महीने से हैं, ठीक नहीं हो रहे, एक होता है ठीक तो दूसरा निकल आता है, कोई ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, मतलब जैसे कोई इस तरह की जनरल सिम्टम्स होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि जनाब आपका हम शुगर चेक करेंगे। कई उसमें से वो शुगर पसंद नहीं कर रहे होते, वो कह रहे होता है नहीं अब डॉक्टर साहब मैं तो अभी उसके पैसे जमा नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ यार वो हम चेक कर रहे हैं, हम आपसे उसके पैसे अलहदा नहीं लेंगे। तो बहरहाल फिर भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं चेक कराते। तो जब हम चेक करते हैं तो मैंने बताया ना, रोज़ के 1-2-3 पेशेंट मैं रोज़ नए डायग्नोस करता हूँ। बहुत ही डिप्रेशन होती है क्योंकि हमारे पास उस तरह के पेशेंट नहीं आते जिस तरह के स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, हमारे पास तो यूजुअली लोकल पेशेंट आते हैं। तो अगर उन्हीं पेशेंट में से रोज़ नए पेशेंट निकल रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और जो दूसरी बुरी चीज़ है इसमें वो ये है कि जो 10 साल से किसको डायबिटीज़ है, शुगर है, किसी को 8 साल से है, किसी को 5 साल से है, किसी को 15 साल से है, और वो गुजारा चल रहे हैं, उनका ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन ये पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में उनकी शुगर एकदम कंट्रोल से बाहर हो गई है। ठीक है, तो उससे ये लगता है कि हमारी जो डाइट, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारी डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि उससे जो पहले प्रीवियसली जो कंट्रोल भी थी डायबिटीज़, अब वो कंट्रोल में नहीं रह रही। तो इसके लिए फिर हम जो है ना इसके लिए फिर मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा लेते हैं कि भाई जो जर्नल के भाई अगर आप जर्नल देखेंगे तो 4 किस्म की जो शुगर होती है। बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा वो तो हम टाइप 2 जो मैच्योरिटी ऑनसेट होती है, जो 30, 40, 50 साल की उम्र के बाद होती है शुगर होती है, तो उसको हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा लोगों में है। लेकिन वैसे हम आपको क्योंकि एक वीडियो बनाई है तो इसमें हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेक्निकल कर लें, जो आपको बेसिकली तो आम पेशेंट के लिए बनाई जा रही है। तो अगर किसी को समझ ना भी है तो उसको वो इंटरेस्ट ना, उसमें वो गौर से ना सुने और वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की चीज़ देख भाई कि इसको डायग्नोस कैसे करना है, इसमें मैंने खाना क्या है, ये हम आपको बार बार मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताते रहेंगे। जितना आपको समझ आए आप उस पर गौर करें, लेकिन क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा साइंटिफिक बनाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ जाता है कई दफ़ा कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो, लेकिन ये ज़हन में रख लें कि हम मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और एक फैमिली फिजिशियन हूँ, तो एज सच मैं कोई इस तरह का कोई डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो ये मैंने कोई डॉक्टर्स के लिए, कोई मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं बनाई,
तो ये जनरल पब्लिक के लिए है, इसलिए थोड़ी सी कम साइंटिफिक होगी और थोड़ी सी नॉन टेक्निकल होगी और थोड़ी सी जर्नलाइज्ड होगी, ठीक है। तो इसमें कोई अगर कोई एक्सपर्ट्स हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं कि हमारे कोई फेसबुक फ्रेंड होते हैं तो वो कहें तो ये ऐसा इसमें एक जनरल पेशेंट के लिए एक जनरल सी वीडियो है, तो इस पर इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें। अच्छा जी, तो इसलिए जो 4 किस्म की अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ होती है। एक होगी जो और टाइप 1 में होता है कि जो ये जो जिसमें हम कहते हैं ना इंसुलिन लगती है बच्चे को हो गई या जवान को हो गई, तो इसमें जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वही अटैक करता है उसके पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं, और वो क्या होता है कि या इंसुलिन बननी बिल्कुल बंद हो जाती है या इंसुलिन थोड़ी बनती है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी जो टाइप है वो है कि इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, और उसके साथ यूजुअली वज़न ज़्यादा होने का भी यूजुअली ये लोग थोड़े से वेट उनका ज़्यादा होता है, और लाइफस्टाइल जो है ना वो जो है आजकल जैसे हर काम गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे हो रहा है, चलना फिरना कम हो गया, तो लाइफस्टाइल चेंजेस आ गई हैं, खाने पीने की भी चेंजेस आ गई हैं, जैसे जंक फूड ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। और एक है जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये जो हामिला ख़वातीन को जो डायबिटीज़ होती है और हमल के दौरान होती है, और यूजुअली जब वो फारिग होते हैं डिलीवरी हो जाती है तो ये यूजुअली ठीक हो जाती है, लेकिन जब ये ऐसे लोगों को बाद में बाकी लाइफ में बड़ी जल्दी डायबिटीज़ होने का चांस होता है, ठीक है जी। और चौथी जो आ जाती है वो सेकेंडरी डायबिटीज़ है, जो किसी वजह से होती है, यानी कि या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से हो जाती है, जैसे पैंक्रियाटाइटिस में हो सकती है, कुशन सिंड्रोम में हो सकती है, और दवाइयाँ खाने से, जैसे स्टीरॉयड की दवाइयाँ खाने से, जैसे आप देखते हैं कोई आर्थराइटिस है तो उसमें बड़ा देर से कोई स्टीरॉयड कोई बंदा कोई खातून खा रही है, या ये हमने देखा था जिसमें ये कोविड के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा जब चेस्ट ख़राब होती थी तो उसमें स्टीरॉयड्स का बड़ा ज़माना था, लोग स्टीरॉयड की खाया जाती थी, तो कई लोगों को जब डायबिटीज़ नहीं भी होती थी, जब वो स्टीरॉयड्स खाती थी तो उसमें उनको डायबिटीज़ हो जाती थी टेम्परेरी। तो ये चौथी टाइप ये हो गई, ठीक है जी। तो पहली में भी जो टाइप 1 है उसमें भी आपकी विरासत, फैमिली की विरासत से आ रही होती है, उसका कोई थोड़ा सा रोल होता है, और एनवायरमेंटल है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है। जो टाइप 2 है उसमें ज़्यादा विरासत का सिस्टम आ जाता है, ठीक है जी। और उसमें टाइप 2 में जो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे बाद में कि इसमें मोटापा, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होना, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री पहले ही बता दी है, डाइट हेल्दी नहीं खाना, जैसे जंक फूड आ गया, आपका बर्गर आ गए, आपके पिज़्ज़े आ गए, शवारमे आ गए, सही है, आपकी खमीरी रोटी आ गई, पूड़ियाँ आ गई, डबल रोटियाँ आ गई, बेकरी के आइटम आ गए, ठीक है। और उम्र के साथ ही बड़ी उम्र में भी होने का इसका चांस ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो अब इसमें एक और पॉइंट मेरा रह गया इसमें कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं सर्विस अस्पताल के भी करीब है मेरा क्लिनिक, तो बहुत अच्छा वहाँ का डायबिटीज़ का जो है शुगर सेंटर कहलाता है, वो भी है, बड़ी सर्विस करते हैं, बड़े लोगों को वो चेक करते हैं, बड़े लोगों को डाइट का भी प्लान देते हैं, और इंसुलिन भी फ्री गवर्नमेंट जो है वो बड़ी फैला देती है उनको। तो लेकिन ये गाइड करने की बात है, एक इंसुलिन जो है ना, अगर हर पेशेंट को, तो पहली तो बात है कि डायग्नोस होना चाहिए, स्पेशली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फैमिली फिजिशियन से भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम डायबिटिक सेंटर में भी से जितने अस्पतालों में सब में होंगे डायबिटिक सेंटर्स, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक पेशेंट वहाँ जाएगा तो ये डायग्नोज हो जाना चाहिए कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो तब उसको इंसुलिन आप उसको तो देनी पड़ेगी, और अगर टाइप 2 है तो फिर अगर उसको ज़रूरत नहीं है अभी शुरू में ही आप उसको इंसुलिन दें, क्योंकि सारी उम्र देखें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना मुश्किल होता है। तो ये 12 एक्सपर्ट्स ज़्यादा मेरे से बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी ये डायग्नोस करना मैं समझता हूँ। अब एक 20 साल का नौजवान आएगा, अब मेरे पास पिछले दिनों में एक ही दिन में से 3 लड़के आए 20 साल से लेकर 25 साल तक, और उनमें से एक बच्चे को मैंने तीनों को कन्विंस किया, मैंने कहा यार तुम पहले टेस्ट कराओ कि हो सकता है कि तुम्हें टाइप 1 ना हो, तुम्हें टाइप 2 हो, और तुम्हारी इंसुलिन बन रही हो और हल्की फुल्की गोली से कंट्रोल हो जाए, और तुम ज़रा साथ परहेज़ वगैरह करो। तो एक पेशेंट को मैंने फिर अपने पैसों से उसको मैंने कहा यार, तीनों पेशेंट बेचारे डिज़र्विंग थे, गरीब थे, तो एक पेशेंट का मैंने अपने पास से कराया टेस्ट। तो वो आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए, वो टेस्ट होता है सी पेप्टाइड उसको कहते हैं, तो वो मैंने उसको कराया टेस्ट, तो उसको टाइप जो थी टाइप 1 नहीं थी, वो टाइप 2 थी।
हालांकि 22-23 साल का लड़का था। तो और वो यही समझ रहा था कि मुझे जो है ना मुझे टाइप 1 है। अच्छा, तो इसका ये होता है कि सी पेप्टाइड एक टेस्ट होता है, और ये हम आपको स्लाइड्स भी साथ साथ शेयर करेंगे। और इसमें अगर 0.22 इसका रिज़ल्ट आए या इससे कम आए तो टाइप 1 है, अगर 0.30 या उससे ज़्यादा आए तो टाइप 2 है। तो ये आपको ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। आपको जो भी यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारी डायबिटीज़ है टाइप 1 है कि टाइप 2 है, कि हमें ज़रूरी इंसुलिन ज़रूरत होगी कि उसके बगैर गुजारा चल जाएगा। ठीक है, तो अब एक आ गया जी कि वजह क्या होती है शुगर में। वही है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो कम हो रही होती है, और या इंसुलिन का काम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, या दोनों काम हो रहे होते हैं। ठीक है, और इंसुलिन जो है कि आपको पता है हार्मोन है, पेंक्रियास में बनता है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उसको। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये मुतासिर किसको करता है, अगर ये शुगर आप, तो हार्ट को, किडनीज़ को, यानी गुर्दों को, दिल को, और आँखों को, और नर्व्स को। नर्व्स क्या है ना, तो यूजुअली प्रेजेंट ही ऐसे करता है कि पैरों में बेचैनी, पैरों में दर्द, पैर सुन्न होना, तो इससे आपको पता है कि नर्व्स पे असर कर रहा होता है। ठीक है जी, तो इसके बाद आ जाता है जी अच्छा, तो उसमें डायग्नोसिस आ गया। अच्छा, तो इसमें आपको तो उसके बाद मैं एक और बात भी बताता हूँ, पहले डायग्नोस देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जो लोग जो होते हैं जब वो खाली पेट टेस्ट कराते हैं, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो HbA1c आ गया है जो 3 महीने की आपकी एवरेज बताता है शुगर की, उससे अक्सर वो जो बॉर्डर लाइन होता है या प्री डायबिटिक होता है, वो कई दफ़ा टेस्ट प्री डायबिटिक आता है, लेकिन जब वो बंदा सिम्टोमेटिक बहुत होता है, उसकी टांगों में दर्द, उसकी पैरों में दर्द, ज़ख्म हुआ ठीक नहीं हो रहा, दाने निकल रहे हैं, और उसको जब आप टेस्ट करते हैं कभी खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद, तो उसका 200-250 उसका ब्लड शुगर होती है, और HbA1c उसकी जो है वो 6 से कम आ रही होती है कई दफ़ा। तो ये मेरा अपना ख्याल है, एक तो लैब्स के स्टैंडर्ड हैं, अच्छी लैब से हमेशा टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, और अब तो बहुत ही अच्छे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की लैब बहुत देर से चल रही है, बहुत अच्छी है और बड़ी सस्ती है। अब सर्विसेज हॉस्पिटल की भी जो लैब उन्होंने भी खोल ली है, जो मतलब मेन रोड के ऊपर है, और वो शायद हमने तो ये सुना है 24 आवर्स है, और उसकी वो बहुत सस्ती है, और ऑनलाइन रिपोर्टें मिल जाती हैं। तो मैं अगर जो लोग बहुत अफोर्डिंग है तो वो तो कहीं से भी करा लें, लेकिन अच्छी लैब से कराएं, और अगर जो ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है तो वो तो इस गवर्नमेंट की सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, तो या सर्विस अस्पताल से या PIC से ये टेस्ट कराएं। लेकिन इन टेस्टों को आपस में सबको मिला के देखना चाहिए, अकेले HbA1c पे रिलाय ना करें। अगर किसी का BSR ही बहुत ज़्यादा आ रहा है तो HbA1c की फिर उतनी अहमियत नहीं रहती, कि अगर 250-300 HbA अगर आ रहा है और उसको सिम्टम्स हैं, उसको प्रॉब्लम, तो कई दफ़ा HbA1c जो है वो आपको भी या न्यूली डायग्नोस होती है डायबिटीज़। बहरहाल इसके बारे में यह है कि मेरा ख्याल है सारी चीज़ें मिलकर देखनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद वाली शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो ये बारह जनरल लोगों के लिए है कि फ़ास्टिंग ब्लड शुगर अगर 126 या से ज़्यादा होगी, अगर फास्टिंग 8 घंटे का कम से कम फास्टिंग होगी, फाका होगा, तो ये इसका मतलब है शुगर हो रही है। अच्छा, पहले होता था ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते थे, तो उसका जो है वो 200 से ज़्यादा हुआ तो उसमें भी शुगर समझ लें। HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो वो भी शुगर हो गई, और जिसकी रैंडम अगर 200 से ऊपर है तो उसको भी शुगर हो गई। लेकिन मसला हो गया जहाँ से 160 से ऊपर अगर शुगर हो और सिम्टोमेटिक हो, तो उसके बारे में देखेंगे कि उसके बारे में क्या करना है। अच्छा जी, अब इसकी प्रिवेंशन जनरल हम पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ पिछली वीडियो में भी, कि भाई इसका करना क्या है। इसमें आपने सबसे ज़्यादा, मेरा अपना ख्याल है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो डाइट का मसला है। डाइट में मेरा ख्याल है कि सब, एक तो वज़न आपका नॉर्मल रहना चाहिए। वज़न जहाँ आपका थोड़ा सा बढ़ेगा तो किसी जिसको शुगर की टेंडेंसी, उसको शुगर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसमें भी फिर वज़न के साथ का भी बड़ा ताल्लुक, एक्सरसाइज जितनी मर्ज़ी आप कर लें, अगर आप डाइट को खुलेआम खाएंगे और वज़न में टेंडेंसी है तो वज़न बढ़ता जाएगा, जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें। इसलिए डाइट का खाना एहतियात से खाना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी तो ज़रूरी है ही है, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, और गंदम चंदम ये चीज़ें जो है ना पूरी खानी चाहिए। होल ग्रेन जो आटा होता है, मल्टीग्रेन बेस्ट है। आप जौ भी मिला लें, गंदम मिला लें। अगर गंदम गड़बड़ ज़्यादा
मेरा अपना ख्याल है कि गंदम ज़्यादा गड़बड़ कर रही है और गंदम का बीज चेंज हुआ है और उसमें आप मैदा बहुत ज़्यादा आ गया। अब हम उसका जो है ना उसका जो छान होता है वो यूज़ कम से कम हो रहा है और मैदा ज़्यादा, और मैदे का इतना मज़ा है अगर बच्चे एक दफ़ा वाइट रोटी खा लें, उसके नान खा लें, वो दोबारा फिर उसको नॉर्मल ब्राउन रोटी जो होती है पूरी होल ग्रेन वाली खिलानी मुश्किल हो जाती है। और फल खाने चाहिए। अब लोग जूस पीते हैं, फल कम खाते हैं। अब अगर आप एक गिलास माल्टे का जूस निकालें तो अगर एक गिलास बनेगा तो उसमें 4-5 जो हैं वो माल्टों का जो गूदा है वो मशीन में रह जाएगा, ठीक है जी। और वो जो मशीन है और वो ज़ाया हो जाएगा, वही पेट में जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फाइबर होगा उसमें, ठीक है जी। तो इसी तरह फल खाना चाहिए, इसी तरह सैलड खाना चाहिए, सही है। इसी तरह हर दूसरे आदमी को कॉन्स्टिपेशन है, हर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है और उसकी वजह ये है कि बच्चों को भी अब लिफाफा पकड़ा दिया जी, ये जो लो जी, चलो माएँ जॉब करती हैं, बच्चों को जनाब आपने उस तरह खाना पकड़ा दिया, लिफाफा खोला और आपने डाला जी, दूध में डाला जी, दे दिया। तो वो जो साबूदाना, कोई खिचड़ी, कोई केला खिलाने में, कोई अमरूद, कोई आम और इस तरह की चीज़ें बनाने में, हलवा, ये चीज़ें बनाने में टाइम लगता था, इस पर मेहनत लगती थी, खिलाने में मेहनत लगती है। तो वही बच्चे ने लिफाफा खोला, बिस्किट खा लिया। बिस्किट में निरा मैदा है और आर्टिफिशियल और चीनी होगी और इसमें केमिकल्स होंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना नेचुरल चीज़ों लिफाफों से बचें, प्रोसेस्ड खाने कम खिलाएं। बच्चों से शुरू करेंगे आप। और ये जो शुगरी जो बेवरेजेस हैं और ये जो शरबत हैं, जूस हैं, ये तो बहुत बुरी चीज़ें हैं। उससे बहुत बेहतर है कि आप जो है ना असली फल खिलाएं उनको, सही है जी। अच्छा जी, स्मोकिंग कम करें। और जो है ब्रॉड में तो आपको पता है अल्कोहल वगैरह भी होती है, वो एक्सेसिव अल्कोहल की भी नहीं पीना चाहिए जी। और जो थोड़े से रिस्की लोग हैं, फैमिली में ये चीज़ बीमारियां हैं, तो उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। तो ज़्यादा जो अब और मेरा अपना एक ख्याल है कि जो स्ट्रेस है ना, जो हमारे लोगों में स्ट्रेस आ गया है, तो जब स्ट्रेस, जॉब की स्ट्रेस, पैसे कमाने की स्ट्रेस, हर बंदे को पता है सोशल मीडिया की वजह से भी ये गाड़ियाँ हैं, ये फ़लाँ चीज़ें हैं, ये कोठियाँ हैं, वो बंदा कैसे पैसे यूज़ कर रहा है, तो इसका भी एक स्ट्रेस आ जाता है। तो ये है कि स्ट्रेस की वजह से भी शुगर ज़्यादा हो रही है। और जो खाने हैं, जो जंक फूड हैं, उसकी वजह से भी जो है शुगर ज़्यादा हो रही है। अब देखें कितनी अरसे से हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल 30-40 साल से मैंने देखा है कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है, लेकिन बजाय कि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी ये कम होने के बड़ी है, तो ऐसा कुकिंग ऑयल ने मेरे को फ़ायदा नहीं दिया, सही है ना। अब और ये तो अच्छी बात है, चलो कुकिंग ऑयल शुरू हो गया, नहीं तो आप देसी की तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत थोड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हम समझते रहे कि कुकिंग ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है, कुकिंग ऑयल इतना फ़ायदेमंद नहीं लगा। जनरली मेरी जो एक्सपीरियंस है, 30-35 साल का जो जनरल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, उसमें तो ये लगता है कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं है। अब मैं तो बहुत सालों से, अब 2-3 सालों से सरसों का तेल हम घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि कम से कम कुकिंग ऑयल से तो वो बेहतर ही होगा। अच्छा जी, तो मैनेजमेंट फिर हम बात कर रहे थे कि अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ है जो आपको सबको बताना चाहिए, हम अगले भी वीडियोस में यूज़ करते रह जाएंगे, ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ठीक है। हमें ऐसी खाने की चीज़ें खानी चाहिए जिनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम हो, ठीक है जी। और अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक ऐसा नंबर है कि भाई जिसमें आपने देखा है कि खाना जिसने ने खाया, कितनी जल्दी वो हज़म होकर उसने शुगर बढ़ाई। जिसने जल्दी बढ़ाई, जैसे केले ने जल्दी बढ़ा देगा केला, जैसे ये सफ़ेद डबर रोटी जल्दी बढ़ा देगी, तो उसको कहेंगे इसका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। तो हमें जो शुगर के लिए या वैसे भी जनरल सेहत के लिए हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ें वो अच्छी नहीं है। हमने ऐसी चीज़ें खानी है जिनका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो, ठीक है। अब जो ग्लूकोज पी लेंगे तो एकदम शुगर बढ़ेगी। और सफ़ेद रंग की जो ब्रेड है, तो ये इसका ग्लाइसीमिक स्कोर जो है ना 100 बनाया है। इसके हमने एक एवरेज रखी हुई है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 वाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ग्लूकोज है या वाइट ब्रेड है। अब इससे भी जो ज़्यादा होगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा, और इससे जो कम होगा ग्लाइसीमिक इंडेक्स, और जिसका बहुत कम होगा उसका बहुत। तो एक आपने एक यूनिट बना दिया, एक रेफरेंस बना दिया ग्लाइसीमिक। जब भी हम जिक्र करेंगे ग्लाइसीमिक इंडेक्स का, तो उसमें आ जाएगा कि ये इसके रेफरेंस से आएगा, ग्लूकोज से या ये सफ़ेद डबर रोटी से आ जाएगा। अच्छा जी, अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, तो उससे भी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी आ जाए वो भी आपकी बढ़ती है। और जो रिफाइंड मैंने बताया, ये जो आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, निशास्ता है,
जो जैसे डबल रोटी है, जैसे रस हैं, जैसे बाकर खानी है, जैसे बेकरी की चीज़ें हैं, जैसे केक्स हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये अच्छी नहीं है, उसको हमने लिमिट करना चाहिए। वज़न आपका सही रहना चाहिए, वज़न कम रहना चाहिए, या आपका जो आइडियल वेट है, जिसको मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि उसको बीएमआई जो आपका हेल्दी बीएमआई होना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया मेरा भी वेट जो है कोई 8-9 किलो अपने बीएमआई जो आइडियल बीएमआई से वो ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 किलो मैंने कम किया है। और मेरी बहन आई हुई है, 1-2 दिन हुए हैं, तो कुछ महीना हमने कोई थोड़ा सा बदब्रेजी करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वेट कम करेंगे। अभी हमारा टारगेट है अगले 2-3 माह में अपने हेल्दी बीएमआई में पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है जी। तो अच्छा, अब एक इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं जो मेरे पास पेशेंट्स आते थे और मैं समझ लें क्यों तब तक मैंने ख़ुद इतना यूज़ नहीं किया था ये जो हैं जौ की रोटी या ये मकई की रोटी या चने की रोटी या बाजरे की रोटी। और जब मैंने उसके बाद मैंने जौ के खाना शुरू किया, जौ के पराठे खाए, तो पेशेंट को हम बड़ी सख्ती से कहते थे कि भाई आप नहीं आप गंदम छोड़ दें, आप जौ खाएं। तो मैंने देखा है कि जौ की रोटी खाना खासा मुश्किल है और एक उसमें हमें हज़म भी नहीं होती, आपको 2-3 दफ़ा बाथरूम में भी बाद में जाना पड़ेगा। तो लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि कब्ज़ नहीं होगी, पेट भर जाएगा, सुबह खाएंगे तो रात तक आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी। तो जो खा सकते हैं उनके तो आइडियल है, लेकिन जो नहीं खा सकते वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा गंदम को मिक्स कर लें बीच में, गंदम के आटे को, ताकि वो आसानी से खाया जा सके, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद एक और मैं आपको चीज़ जो शेयर करना चाहता हूँ, ये वीडियो जिसके लिए मैंने बनाई है, कि 7-8 कंपनीज़ ने ये जो अब बनाई है दवाई, शुगर की दवाई, जो कि 2-3 दवाइयाँ मिक्स, 3 दवाइयाँ मिक्स करके बनाई है उन्होंने, और वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है और दिन में एक दफ़ा खानी पड़ती है और सस्ती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में कुछ लोग तो दवाई इसलिए नहीं खाते कि उनको समझ ही नहीं होती कि भाई इसके नुकसानात क्या हैं, उनको कभी किसी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जो अफोर्ड ही नहीं करते। आप उनको कहेंगे 100 रुपये की रोज़ दवाई खाओ, महीने का 3,000 रुपया बनता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो 3,000 रुपया महीने का नहीं निकाल सकते दवाई से, और घर में कई लोग हैं, 2 लोगों को अगर ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो इसलिए वो जब खुद नहीं खाते तो लोगों को भी डिस्करेज करते हैं, यार नहीं दवाई ना खाओ यार, दवाई से साइड इफ़ेक्ट हैं, दवाई से गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। हालांकि गुर्दे ख़राब जब भी होते हैं वो या शुगर की वजह से होंगे, या ब्लड प्रेशर की वजह से होंगे, या किसी हकीम की कोई मतलब ऐसे कुछते वुछते से होंगे, तो कभी सही किस्म की दवाई से थोड़ी गुर्दे ख़राब होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो दवाई, अब शुगर की जो दवाई लोग खाते हैं, पुराने ज़माने की भी दवाई खाते हैं, और अगर वो 2 दफ़ा खाते हैं तो आप उनकी प्राइस चेक करेंगे ना, तो वो 2-4 गोलियां अगर मिक्स कर लें आप, तो वो 20-30 रुपये की दवाई बन जाएगी, और वो दवाई भी पुराने ज़माने की रहेगी, और उससे कई दफ़ा शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो अब ये है कि वो दवाइयाँ उन्होंने जो बनाई हैं वो तकरीबन आप समझे 15-16 रुपये से लेके और 24 रुपये तक की वो गोली बनती है। और वो XR जो होती है ना, जो स्लो रिलीज़ होती है, जो आप सुबह खाएं और 24 घंटे उसका असर है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी ऐसी आ गई हुई हैं बहुत सी, और वो कंपनीज़ की बड़ी ये है, आप सोचें कि खुदा तरसी है और बड़ी समझदारी है, और क्या शायद उनका आपस में कंपटीशन हो गया है कि वो उन्होंने ये 20 रुपये की दवा, एक बंदा अगर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदा, एक मज़दूर या एक बेचारा वर्कर, तो शायद वो अभी भी 20 रुपये की गोली नहीं रोज़ खा सकता। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ये खा सकेंगे कि अगर 20 रुपये की गोली एक रोज़ की खा लें और उनकी शुगर कंट्रोल रहे, इवन शायद इंसुलिन के भी बगैर, उनको इंसुलिन भी अगर ख़रीदनी पड़ती है, वो भी बहुत महंगी हो गई है। तो ये आप ज़रूर अपने डॉक्टर के से मशवरा करें और उनके पास जाएँ और उन्हें बताएँ कि ये सुना है 3 दवाइयाँ इकट्ठी आ गई हैं, 2 दवाइयाँ इकट्ठी आ गई हैं, 3 दवाइयाँ इकट्ठी आ गई हैं, और उसमें जो ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक दवाई आई है जिसमें एम्पा गिफ्लोजाइन और लीनाग्रिप्टिन और मेटफॉर्मिन, ये तीनों दवाइयाँ मिला दी गई हैं उन्होंने। और ये जैसे 5-6 कंपनियाँ हैं जो कम अज़ कम इनका तो मैं जानता हूँ, जैसे गेट्स ने बनाई है, हाई नून, CCL, फिरोसंस, नबी कासिम, हाई क्यू, होराइज़न, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये 7-8 का तो मुझे भी पता है। तो इन सब ने ये दवाई बनाई है और सब ने 20 रुपये की दवाई बनाई है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब जो स्लो रिलीज़ होती है, जो गोली आप खाते हैं,
तो थोड़ी थोड़ी ये सारा दिन 24 घंटे में रिलीज़ होती है। एक तो शुगर को मेंटेन रखती है। अच्छा, अगर ये फ़र्ज़ करें 20 रुपये की गोली है और वो आपने सुबह शाम खाने वाली गोली लें जो स्लो रिलीज़ ना हो, तो 20 रुपये की सुबह खाएंगे, 20 रुपये की शाम खाएंगे, ये 40 रुपये की हो जाएगी। और अगर आप वही 20 की जगह 22 रुपये की हो लेकिन वो 24 घंटे उसका असर रहेगा, तो वो 22 रुपये की हो जाएगी, दवाई वही रहेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको खाना में एक दफ़ा सुबह खाई, उसके बाद आपको रात को नहीं भी याद रही तो आपने खानी एक दफ़ा थी, कंप्लायंस अच्छी हो गई। दूसरी इसमें ये चीज़ होगी कि आपने इसमें जब आपने वो खाई तो जो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स थे ना, जब वो एकदम वो खून में रिलीज़ हुई तो कई दफ़ा दिमाग पेट को पकड़ लिया, उसने थोड़ा सा पेट टाइट कर दिया, वो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ये मेटफॉर्मिन थी, ये थोड़ा सा स्टमक को, अंतड़ियों को थोड़ा सा टाइट करती थी, तो इसमें जब स्लो रिलीज़ होगी तो उसका असर कम हो जाएगा। तो इसलिए ये प्लीज़ आप जो है ना अपने डॉक्टर से देख लें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दवाई बहुत महंगी है तो उसको दवाई को सस्ता किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उसके बाद आप रेगुलर जो शुगर चेक करने से बिल्कुल ना घबराएं। हर मेडिकल स्टोर में 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का टेस्ट हो जाता है, आप ज़रूर टेस्ट करें। इसी तरह ब्लड प्रेशर प्लीज़, इस मौसम, ये सर्दियों का मौसम है, इसमें जिसको ब्लड प्रेशर होना है इसी मौसम में शुरू होना है, क्योंकि पानी कम पिया जाता है, गर्म चीज़ें भी खाई जाती हैं, पसीना नहीं आता, तो अक्सर लोगों को सर्दियों में ब्लड प्रेशर हो जाता है। और तो इसलिए आपने जो है ना ये चीज़ें, और ब्लड प्रेशर फ्री चेक कर देते हैं अक्सर मेडिकल स्टोर वाले, उनके पास डिजिटल बड़ी अच्छी मशीनें होती हैं ब्लड प्रेशर चेक करने वाली, आप उनसे चेक करा लें। और शुगर में 30-40 रुपये खर्च लें और आंखें बंद ना करें कबूतर की तरह। और आपने खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद ज़रूर चेक करें, और अगर वो 160 से ज़्यादा है तो फिर आप ज़रूर अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा करें। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन देखते रहें, आंखें अपनी चेक करें, जिसको भी शुगर है, गुर्दों का टेस्ट जो होता है RFT ज़रूर चेक कराएं, रेटिनोपैथी, आंखों की न्यूरोपैथी भी चेक हो जाती है, अभी पैर सुन वगैरह जो होते हैं वो हो रहे हैं। दिल के लिए ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, गुर्दे शुर्दे मैंने आपको पहले बताया, आंखें भी चेक करा सकते हैं। पाँव को भी गौर से देखते रहा करें, जो शुगर के पेशेंट को पाँव का जो है मसला जो है ना वो अक्सर पड़ता रहता है। तो ये अब क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि थोड़ा सा हम जो है ना वो करेंगे, जो है आगे से डाइटिंग भी कम होगी, तो उसमें मैं इसीलिए आपसे पहले भी वादा किया था कि मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने के बाद उसको 2-2 घंटे के बाद आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे शुगर का, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ खाने से शुगर बढ़ती है, कौन सी कोई जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की मैंने जैसे बात की, इसको भी याद रखिएगा ताकि हम आपको देखें। और एक और चीज़ जो है मैंने रिसेंटली अंदाज़ा हुआ है कि भाई जो आप खाना खाते हैं उसकी तरतीब से भी ताल्लुक़ है उसका, कि आपने पहले क्या चीज़ खाई, आपने उसके बाद अगर आपने पहले सैलड खा लिया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आपने पहले जूस पी लिया तो वो एकदम शुगर की स्पाइक आएगी। तो खाना जिस वक्त खा रहे हैं उस वक्त भी अगर 2-3 चीज़ें आपने खाई हैं उसकी तरतीब से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और जो हम देखते हैं कि आपने मीठा जैसे खाने के बाद खा रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, अगर आप खाने से पहले मीठा खाएं तो एकदम मीठे की स्पाइक आएगी। ठीक है जी, तो जनाब ये थी जी आज की वीडियो, थोड़ी सी शायद लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अब रेगुलर हम वीडियो डालते रहेंगे इसके, और शुगर के हवाले से, वेट लॉस के हवाले से और मेडिकल फ़िटनेस के हवाले से हम ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है इसी में रहनुमाई की ज़रूरत है कि शुगर कैसे कंट्रोल करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। ठीक है, और एक्सरसाइज क्या करनी है, किस तरह करनी है। मैंने आपको एक्सरसाइजेज भी बहुत आसान, घर में बैठे, जो आप ऑफिस में बैठे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिससे शुगर भी कंट्रोल रहेगी और वेट भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन जनाब बहुत शुक्रिया।